नमस्कार। स्वागत है फिर से एक बार आप सबका ग्रोथ मोड यूपीएससी के अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रम संशोधित संपादकीय विश्लेषण के इस सत्र में। आज का यह दूसरा सत्र है और दूसरा सत्र भी द हिंदू के ही एक लेख को समर्पित है, जिसका मैंने जिक्र पहले सत्र में किया था। तो यह लेख इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर आधारित है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी जो पॉलिटियन गवर्नेंस का तत्व है वो इसमें मौजूद है। तो पूर्ण रूप से हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है। साथ ही में क्या नया डेवलपमेंट आ सकता है, क्या सरकारी आर्थिक नीतियाँ रह सकती है, इत्यादि चीज़ों को लेकर यह लेख में बात की गई है। लेख का टाइटल में दृश्यमान है लुकिंग बियॉन्ड प्राइवेटाइजेशन, यानी कि जो खानगीकरण की जो नीति आज हमारी केंद्र सरकार के द्वारा अमलीकरण करने का उनका जो श्रेय है वो दरअसल कितने हद तक वो हमें फ़ायदा करेगा या हमें नुकसान करेगा, वो चीज़ का विश्लेषण, वो चीज़ का आप कह सकते हैं कि उसका आलोचनात्मक विश्लेषण यहाँ लेखक के द्वारा हुआ है। लेखक का नाम राजमोहन उन्नीथन है, वो जो कि कासरगोड़ा केरला के सांसद रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि वे लेफ्टिस्ट है और केंद्र सरकार के विरुद्ध में ही बोलेंगे, मगर यहाँ हमें पॉलिटिकल जो उनकी आइडियोलॉजी है उनको साइड में रखना है, मगर उनमें से जो कुछ अच्छे तत्व है जो कि वाकई में भारतीय आर्थिक जो विकास हो रहा है उसको लेकर थोड़े महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, उसको हम लोग यहाँ देखेंगे, नहीं कि इसका पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे। यह पूरी लेख की चर्चा हम लोग तस्वीर से करेंगे, मगर उससे पहले हमें कवर देखना है। कवर सिंपल सा है, जैसे प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक हो रहा है, जैसे हमने कई बार पढ़ा है कि सरकार जो है वो बैंकों का या अन्य जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है उनका प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है, उनका खानगीकरण करना चाहती है। यानी कि देसी भाषा में अगर कहे तो इनको प्राइवेट कॉरपोरेट्स के हाथ में बैंक्स को रख देना चाहती है। ठीक है, तो समझेंगे कि क्या प्राइवेटाइजेशन करके बैंकों को फ़ायदा हो सकता है, क्या भारतीय अर्थतंत्र को फ़ायदा मिल सकता है, या मेरे और अब जैसे भारतीय सामान्य नागरिकों को फ़ायदा मिल सकता है या नहीं मिल सकता। पूरी चर्चा जो है वो लेख की तस्वीर से शुरू करेंगे। देखिए, यह पूरा लेख है राजमोहन उन्नीथन के द्वारा, और जैसे मैंने आपको बताया कि ये केरला कासरगोड़ा के सांसद है, तो लेफ्टिस्ट है, मगर यहाँ उन्होंने बहुत ही अच्छा संशोधन हमारे सामने पेश किया है। ठीक है, जिससे हम लोग इवेल्युएट कर पाएंगे कि आज की जो सरकार की जो नीति है या आज की सरकारी नीतियाँ हैं, क्या वो सही दिशा में है, क्या वो दिशा भटक गई है, इत्यादि चीज़ों पर यहाँ लेखक ने बात की है। देखेंगे मुख्य रूप से बैंकों को ही निशाना बनाया है, क्योंकि निर्मला सीतारमन ने यह बजट में घोषित किया था कि हम लोग जो सरकारी बैंकें हैं उनका खानगीकरण करना चाहते हैं, उनको प्राइवेट कॉरपोरेट्स के हाथ में दे देना चाहते हैं, और फॉर इम्प्रूविंग एफिशिएंसी की बात उन्होंने की है, उसका कारण उन्होंने आगे रखा है। तो देखेंगे पूरी बात, लेखक का भी यहाँ व्यू देखेंगे, और लेखक ने जो संशोधन पेश किया है वो अपने आप में बहुत ही अच्छा है, उसको भी देखेंगे। यह पूरे लेख में से मेंस के बहुत ही अच्छे आंसर्स निकल सकते हैं, जिसमें मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है कि आज की जो सरकारी नीति है प्राइवेटाइजेशन की, क्या वो सही है, क्या वो सही दिशा में जा रही है, इसका आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए उसकी, या उसका आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो ये मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है हमारी मुख्य परीक्षा का, और हमें इसके जवाब देने हैं। लगभग 250 से 300 शब्दों की सीमा होती है, उसमें हमें सारी चीज़ें समझनी है। तो ये बहुत ही अच्छा रेडीमेड आंसर है हमारे लिए। ठीक है, अगर आप यह लेख को ही देख ले और यह लेख को ही लिख दे पूरा का पूरा, तो यही लेख अपने आप में एक आंसर है, बहुत ही उच्च कोटि का आंसर है। इसको हम लोग फर्दर इसको डिवाइड करेंगे और इसको एक एक मुद्दा इसका समझेंगे। आमतौर पे यह हमारा एजेंडा रहता है। लेख का निष्कर्ष सबसे प्रथम देखते हैं, उसके बाद हाइलाइट्स ऑफ द आर्टिकल की बात करते हैं और साथ ही में संशोधित तत्वों की बात करते हैं। तो सेम जो आज के पहले सत्र में हुआ वही इसके साथ भी होगा। यहाँ संशोधित बातों की जगह बहुत ही कम है, क्योंकि महत्वपूर्ण बातें ही इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी तरीके से यहाँ पेश की गई है, इतना अच्छा संशोधन है कि हमें कोई हमारा इनपुट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जी हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़े इनपुट्स है जो कि यहाँ लेख में भी मौजूद नहीं होंगे, तो वो हम लोग इसको महत्वपूर्ण बातों में ही समझेंगे। उसके लिए हम लोग तीसरे चरणों में जाएंगे नहीं। तो कुल मिला के 2 चरणों के ऊपर बात करेंगे इस सत्र में। सबसे प्रथम निष्कर्ष, उसके बाद जो महत्वपूर्ण बातें हैं यानी कि हाइलाइट्स ऑफ द आर्टिकल है उसको भी देखेंगे। देखिए, निष्कर्ष में तो पहला मुद्दा तो मैंने आपको बता दिया कि बजट में फिनेंस मिनिस्टर के द्वारा घोषणा, और ये घोषणा किया है तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है, और इसके लिए ये कारण आगे कर रहे हैं कि फॉर इम्प्रूविंग
एफिशिएंसी। इसका सीधा सा मतलब होता है कि आज की जो सरकारी बैंकें हैं उसकी जो कार्यक्षमता है, उसकी जो दक्षता है, उसमें काफ़ी कमी आ गई है। और इसी के लिए, इस कमी को दूर करने के लिए, इसकी असरकारिता बढ़ाने के लिए, इसके कामकाज को अच्छा करने के लिए सरकार जो है वो प्राइवेटाइजेशन कर रही है। ठीक है, मगर यहाँ लेखक ने एक अच्छी बात बोली है कि अगर हम दुनिया के कुछ उदाहरण देखें तो ज़्यादातर जो बैंकें हैं जो कि फेलियर हुआ है जिन बैंकों का, वो अपने आप में प्राइवेट बैंक्स है। तो ज़्यादातर प्राइवेट बैंक्स, या आप निजी बैंक्स भी कह सकते हैं, का फेलियर, यानी कि वे विफल है वर्ल्ड वाइड। तो सरकार यहाँ किस आधार पर यह फैसला कर रही है और ये फैसले को अच्छा दिखाने का प्रयास कर रही है, ऐसा सवाल यहाँ लेखक के द्वारा पूछा गया है। तो ये रही निष्कर्ष की बात है। अब अगर आगे देखें तो हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें देखनी है जिसमें हमें देखना है, सबसे प्रथम तो लेखक ने यह सरकारी नीति का या सरकारी निर्णय का भरपूर विरोध किया है और कहा है कि अगर आप आरबीआई का डेटा देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि आज की जो बैंक की जो परिस्थिति है, आज के पूरे बैंकिंग सेक्टर की, जो हम लोग देख रहे हैं कि आज बैंक्स अच्छा कर रही है, उनका वॉल्यूम अच्छा है, उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स अच्छा हो रहा है, नेट प्रॉफिट अच्छा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक बैंक्स के हिसाब से है। पब्लिक बैंक्स, अगर पब्लिक बैंक्स नहीं होती तो आज बैंकिंग सेक्टर का इतना विकास जो है वही अपने आप में नहीं हो पाता। आज जो बैंकिंग सेक्टर का पेनिट्रेशन हुआ है हमारे इंडियन पॉपुलेशन में, वो भी पॉसिबल नहीं होता जो अगर मात्र और मात्र प्राइवेट एंटिटीज ही बैंक को रन कर रहे होते हैं। तो यहाँ लेखक ने ये बहुत ही अच्छा जो है मुद्दा दिया है। साथ ही में लेखक ने ये भी कहा है कि अगर एफिशिएंसी इंप्रूव होती ही है तो क्यों 1969 में सर्वप्रथम बार एक साथ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा। साथ ही में उसके बाद देखें 1960s में तो और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ये करने की क्या वजह थी, इसके पीछे कौन से कारण जवाबदार थे, ये यहाँ लेखक ने बोला है। और आज सरकार जो है वो फिर से यह राष्ट्रीयकृत बैंकों को, यह नेशनलाइज्ड बैंकों को फिर से प्राइवेट कर रही है। तो उसके पीछे कोई लॉजिक जो है वो फिट नहीं बैठता, ऐसा लेखक का मानना है। और ऐसा अर्थशास्त्रियों को भी लगता है। मात्र और मात्र ये तो विपक्ष के लेखक है तो इनको तो लगेगा ही, मगर जो अर्थशास्त्री है वे तो न्यूट्रल होते हैं, वे तो राष्ट्र के हित में सोचते हैं, राष्ट्र की वृद्धि में सोचते हैं। तो उनको भी ऐसा लगता है कि यह पूरा का पूरा जो स्टेप है सरकार के द्वारा, जो सरकार लेने के लिए तत्पर है, वो अपने आप में एक फेलियर बन सकता है। इससे जो आशा तय हुई है या जो आशा लग रही है कि अगर जो प्राइवेट लोगों के हाथ में अगर बैंकें आ गई तो जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें बहुत ही फायदा हो सकता है, वो अच्छा हो सकता है, मगर ये विफल भी साबित हो सकता है। यहाँ कई अर्थशास्त्रियों का अपना निजी मानना है। प्लस अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में भी अगर आरबीआई के आंकड़े देखें हम लोग तो हमें मालूम पड़ेगा कि कैसे प्राइवेट बैंक्स पहले प्राइवेट थी, फिर 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, फिर उसके बाद 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, तो यह नेशनलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद बैंकिंग सेक्टर जो है वो अपने आप में सुधर गया, बैंकिंग सेक्टर सुधरा। और मात्र बैंकिंग सेक्टर ही नहीं सुधरा, मगर बैंकिंग सेक्टर से कई सारी चीज़ें सुधरी, कई सारी चीज़ें जिसमें एग्रीकल्चरल क्रेडिट का समावेशन होता है, उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की हम लोग बात कर सकते हैं, बेनिफिट्स टू पुअर, गरीब, ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों तक यह बैंकें पहुंची, बैंकों की ब्रांचें पहुंची, रूरल डेवलपमेंट हुआ, रूरल एरियाज़ में बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। ठीक है, उसके बाद अगर रूरल एरिया की ही बात करें तो जो मनी लेंडर्स के द्वारा जो शोषण होता था, जो अत्याचार होते थे हमारे गरीब कृषकों के ऊपर, वो भी काफ़ी हद तक बंद हो गया, क्योंकि अब जो कृषक है वो पैसे लेने के लिए वो प्राइवेट मनी लेंडर के पास नहीं जाएगा, मगर उसी गांव में जो मौजूद बैंक होगी उसकी ब्रांच में जाएगा, बैंक उसे किफ़ायती रेट पर उसे लोन देगी, और जो रिकवरी है वो भी हमें मालूम है कि कैसी स्मूथ होती है यह प्राइवेट जो है यह पब्लिक बैंक्स में, प्राइवेट लेंडर्स के तुलना में। वहीं जो प्राइवेट लेंडर्स है वे थोड़ी सख्त रिकवरी करते हैं, और मुझे लगता है कि यही कृषकों की दयनीय परिस्थिति के लिए जवाबदार है। तो यहाँ भी हमें इजाफा देखने को मिलता है। साथ ही में पॉवर्टी एलिवेशन हुआ,
जो गरीब रूरल एरियाज में रहते थे उनकी स्थिति में भी थोड़ा सुधार हमें देखने को मिलता है। साथ ही में हेल्थ है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सभी चीज़ों में यह बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने बहुत ही अहम भूमिका बजाई है। और आज सरकार बोल रही है कि हम फिर से इस बैंकों को प्राइवेट हाथों में भेजना चाहते हैं क्योंकि बैंक जो है वह इनएफिशिएंट है। ठीक है, तो उसका तो कोई लॉजिक ही यहाँ नहीं बैठता, ऐसा लेखक को लगता है, ऐसा लेखक का निजी मानना है। साथ ही में मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ भले ही हमने यह लेखक का लेख को आधार बनाया, मगर यहाँ हम लोग ओवरऑल बात करेंगे, एक यूनिवर्सल बात करेंगे तो अर्थशास्त्रियों को भी लगता है, मात्र और मात्र ये लेखक को नहीं, मगर जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री है, जो स्कॉलर्स है, जो विद्वान है इस पर्टिकुलर विषय में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उनको भी लगता है कि ये कदम जो है वो विफल सरकार का साबित हो सकता है। प्लस अगर रूरल एरिया की बात करें तो आरबीआई के एक आंकड़े के मुताबिक मात्र और मात्र 3300 ब्रांच थी पूरे भारत में 1969 तक, जब सर्वप्रथम बार नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक का बोल्ड स्टेप हमारी बोल्ड भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा लिया गया था। जब से यह स्टेप लिया गया 14+6 20 बैंकों को जब से राष्ट्रीयकृत बना दिया गया या नेशनलाइज्ड बना दिया गया, उसके बाद 1995 तक लगभग ये आंकड़ा 10 गुना बढ़ गया, यानी कि हो गया 33,000 प्लस। So this increase in the penetration of banking sector in the so-called rural area of India is achievement in itself। वो अपने आप में ही एक उपलब्धि है। ये जो आंकड़े देख रहे हैं यही अपने आप में नेशनलाइज्ड बैंक कैसे काम करती है उसकी उपलब्धि है। प्लस यहाँ जो एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो एफिशिएंसी तो निसंदेह बड़ी है, क्योंकि जब से यह बैंक्स राष्ट्रीयकृत हुई तो यहाँ जॉब सिक्योरिटी आ गई, जॉब सिक्योरिटी, पेमेंट अच्छा खासा मिलने लगा कर्मचारियों को, पेमेंट एक्सेट्रा, पेमेंट सिक्योरिटी भी मिलने लगी। बैंक भले ही लॉस में जाती हो मगर कर्मचारियों के पगार होते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से निसंदेह बैंकों की एफिशिएंसी बढ़ी ही है। जब नेशनलाइज थी तभी बढ़ी है। तो यहाँ सरकार जो है वो एकदम लॉजिकलेस कारण हमारे सामने या पूरी भारत की आबादी के सामने पेश कर रहे हैं। और एक्चुअली सरकार जो है वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रही है, वो भाग रही है। सरकार कई सारे क्षेत्रों में, हमें मालूम है कि भारत की संरचना ही कुछ ऐसी है कि सरकार कई सारे क्षेत्रों में मौजूद है। तो यहाँ इस क्षेत्र में से सरकार अपनी मौजूदगी को पीछे खींचना चाहती है और आगे वे कारण रख रहे हैं कि इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। तो यही अपने आप में एक चिंता की यहाँ बात हमें देखने को मिलती है। साथ ही में लेखक ने यहाँ बैंकों की सराहना करते हुए ये भी कहा कि अगर बैंकें थी तो हमें हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन विच इज फॉर फिश, व्हाइट रिवॉल्यूशन इत्यादि में हमें सफलता मिली है। अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स मौजूद नहीं होती तो ये जो क्रांति है ये क्रांति थोड़ी देर से होती या थोड़ी कम प्रभावी होती, कम शक्तिशाली होती, मगर ये शक्तिशाली क्रांति हमारे भारत ने देखी है और इसका श्रेय जो है, आंशिक श्रेय हम राष्ट्रीयकृत बैंकों को भी दे सकते हैं। इनका भी यहाँ अहम योगदान है। साथ ही में अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें आज के दिन तो नेशनलाइज्ड बैंक्स आर प्लेइंग क्वाइट गुड, वे बहुत ही अच्छी तरीके से खेल रहे हैं। और 2 वर्षों के यहाँ जो प्रॉफिट्स है वो हमारे सामने मौजूद है, जिसमें 2019-20 का है और एक है 2018-19 का। ठीक है, तो 19-20 में 1,80,000 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और वहीं 18-19 में हमने 1,25,000 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार को मात्र और मात्र इन बैंकों को और सबल बनाना है और शक्तिशाली बनाना है और कुछ नहीं करना। मगर यहाँ सरकार जो है वो इनको बेचने के लिए तत्पर हो रही है। तो हो सकता है कि अगर प्राइवेट हाथों में ये बैंक्स आ जाए तो जो सारी चीज़ें हमने देखी, रूरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग पेनेट्रेशन,
वे सारी चीज़ें भी प्रभावित हो सकती है। और यहाँ सबसे जो गैरलाभ है या सबसे नुकसान जो है वो गरीबों को या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को हो सकता है। यहाँ लेखक ने एक बहुत ही अच्छा आप समझिए कि एक सॉल्यूशन पेश किया है कि यहाँ पीएसबी की अगर आप बात करें कि हम लोग जो आज उसके परफॉर्मेंस को इवोल्यूएट करते हैं और देखते हैं कि पीएसबी का परफॉर्मेंस थोड़ा दुर्बल है या थोड़ा खराब है, तो उसकी एक ही वजह है, सोल रीजन है, और वो रीजन है एनपीए, या अलग भाषा में इसे विलफुल डिफॉल्टर भी कह सकते हैं। तो लेखक ने यहाँ बहुत ही एक अच्छा समाधान दिया कि सरकार को स्ट्रॉन्ग रिकवरी लॉज के साथ यहाँ आना चाहिए। बैंकों को कड़ी से कड़ी रिकवरी करने के लिए जो है परवानगी देनी चाहिए या उसे परमिट देनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ ए लॉ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ए वेरी स्ट्रॉन्ग रिकवरी लॉ। दूसरा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर रिकवरी लॉज जो है वह बहुत ही अच्छा बना दी है, बहुत ही कड़क बना दी है, तो ये बैंकें जो है वे अपने आप ही संभल सकती है स्थिति को और फिर से वापस जो है प्रॉफिट में आ सकती है, फिर से एफिशिएंट बन सकती है। यहाँ इंप्रूविंग एफिशिएंसी का एकमात्र सोल रीजन है जो मैंने आपको बताया कि एनपीएस जो पीएसबी में देखने को मिलते हैं, मगर यहाँ एनपीएस अकेले के वजह से पूरा बैंकिंग जो सेक्टर है या बैंकिंग कल्चर है उसकी एफिशिएंसी के ऊपर हमें क्वेश्चन करना वो अपने आप में गलत बात है, जो कि आज केंद्र सरकार कर रही है, ठीक है। साथ ही में अगर एनपीए की बात करें तो ऐसा नहीं मात्र पीएसबी में ही देखने को मिलता है। देयर आर लॉट ऑफ प्राइवेट बैंक्स आल्सो दोज हु आर एक्चुअली सफरिंग राइट नाउ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इश्यू ऑफ विलफुल डिफॉल्टिंग और नॉन परफॉर्म्ड एसेट्स, ठीक है। कई सारी प्राइवेट बैंक्स है जिनकी बैलेंस शीट में भी एनपीएज है। तो यहाँ मात्र और मात्र एनपीएस के मुद्दे को लेकर पीएसबी की जो पहचान है उनको खत्म करना वो अपने आप में ही एक नकारात्मक बाबत है। और इसके विरुद्ध में कई सारे वर्ग है। बैंकिंग कर्मचारियों की हड़ताल अभी खत्म हुई, 2 दिन की नेशन वाइड हड़ताल उन्होंने देखी, नेशन वाइड स्ट्राइक फॉर 2 days फॉर एक्चुअली ओपोजिंग दिस पर्टिकुलर स्टेप, फॉर एक्चुअली ओपोजिंग दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा एक नीति के तहत बजट के जो है पन्नों पर पेश किया गया था पूरी संसद के सामने, संसद के माध्यम से पूरे देश के सामने। तो ये पूरी बात है। और सरकार यहाँ क्या कर रही है, वे कई अर्थशास्त्रियों को भी सवाल उठ रहे हैं। कई अर्थशास्त्री ऐसा सोच रहे हैं कि क्या ऐसा करने से रातों रात कोई फेरफार हो सकता है, क्या पीएसबी की परिस्थिति सुधर सकती है या और बिगड़ सकती है। यह भी बड़ा सवाल है जो कि अनआंसर्ड क्वेश्चन है आज दिन तक, मगर सरकार जो है वो यह फैसला कर रही है और इसी दिशा में वो तेजी से आगे बढ़ रही है। तो यहाँ एक ही बात है, एक ही रास्ता है कि अगर रिकवरी लॉज को बहुत ही अच्छा बना दे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना दे, तो पीएसबी को हम लोग बचा सकते हैं। पीएसबी के जो एनपीए है उनको भी हम लोग बचा सकते हैं और फिर से पीएसबी को मोर एफिशिएंट बना सकते हैं। और यहाँ एक ही जो है रास्ता है, पीएसबी जो है वो जन जन की बैंक है, वो एक एक भारतीय नागरिक तक पहुंचने वाली बैंक है जो प्राइवेट बैंक्स कभी भी नहीं पहुंचेगी। प्राइवेट बैंक्स मात्र और मात्र अपने ही मुनाफे देखेगी, अपना ही स्वार्थ देखेगी, जो कि पीएसबी में ऐसा नहीं होता। पीएसबी जो है वो लोगों की बैंक होती है क्योंकि सरकार द्वारा चलती है और सरकार सबकी होती है। तो यहाँ एक बड़ा मुद्दा है। तो यही पूरी बात है आज के इस पूरे सेशन में। प्लस अगर इस सेशन से या इस विषय से निकलता सवाल देखें तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि मेंस का यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन निकल सकता है और कहा जा सकता है कि जो सरकार आज प्राइवेटाइजेशन करने पर तुली है बैंकों के, क्या ये कदम सही होंगे? आपके शब्दों में इसका आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्रिटिकली एनालाइज द पॉइंट ऑफ गवर्नमेंट फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स, फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ नेशनल बैंक्स। आपको आपके शब्द में इसका आंसर जो है वो लिखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि 250 से 300 शब्दों की शब्द सीमा आपको मिल सकती है, तो उसके तहत आपको आपका आंसर बहुत ही अच्छा बनाना है, जिसमें आज जो यहाँ हमने मुद्दे लिए चर्चा में उसको आप यहाँ
लिख सकते हैं और अच्छे से अच्छे गुण प्राप्त कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस लेक्चर। अगर आप संधि सेवक की तैयारी कर रहे हैं और आप सीरियस छात्र हैं तो आप हमारी चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हमारी चैनल आपकी जनरल स्टडीज़ की जो सारी मांगे हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए सक्षम है। आप हमारा प्लेलिस्ट देखिए, रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस एक ऐसा प्लेलिस्ट है जो कि प्रतिदिन अपडेट होता है। प्रतिदिन इसमें नए नए सेशंस आते हैं जो कि करंट अफेयर्स के जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, समसामयिक विषयों के, उनको लेकर हम लोग यहाँ बात करते हैं। मेंस के दृष्टिकोण से भी बात करते हैं, प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से भी बात करते हैं, तो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। रही बात स्टैटिक की जनरल स्टडीज़ में, तो हाइपोथेसिस में फिलहाल हम लोग वेल डिस्ट्रिक्ट के तहत जा रहे हैं, मगर हमारा प्लान है कि हम लोग अन्य सब्जेक्ट्स को लेकर भी आए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो महत्वाकांक्षी छात्र है, जो सीरियस छात्र है, उन तक ज्ञान पहुँचे, उनके ज्ञान में भी इजाफा हो। साथ ही में अन्य प्लेलिस्ट को भी आप लोग देख सकते हैं। हमारी वीकेंड सीरीज भी चल रही है जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि मात्र यूपीएससी, किसी भी राज्य की कोई भी परीक्षा हो, प्रतियोगिता परीक्षा हो, तो उसमें आपको ये कंटेंट जो है वो बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। एक बात और है कि कुछ ऐसे तत्व होंगे जो कि आपको अपनी क्षेत्रीय परीक्षाओं में जो है उपयोगी नहीं होते हैं, मगर अन्यथा जो तत्व है, जो मेजोरिटी है, अधिकांश तत्व जो है वो आपको बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो आप देखिए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको अपडेट जो है वो जल्द से जल्द मिल पाए। और हमारे चैनल को साथ ही में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबके लिए यह जो माहिती है, यह जो कंटेंट रिच सेशंस है वो मिले सबके लिए, सबको पहुँचे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले संशोधन के साथ, संपादकीय विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी।